प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है कक्षा 12 का लेसन फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर में पढ़ने के पहले हम एक बात और जान लें कि जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है वो पढ़ना है दो प्रकार के आवेश के बारे में। आवेश क्या कह सकते हैं हम? एक तो हमको पढ़ना है स्थिर वैद्युत की, मतलब विद्युत दो प्रकार के पढ़ना है, स्थिर वैद्युत की, और दूसरा पढ़ना है गतिज वैद्युत की। एक पढ़ना है हमको क्या? स्थिर वैद्युत की, और दूसरा क्या पढ़ना है? गतिज वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की में हमको क्या पढ़ना है? मतलब जहां पे आवेश रुका हुआ हो, आवेश कैसा हो? रुका हुआ हो, मतलब गतिमान ना हो, रुका हुआ हो, वहां पे हमको मतलब गति ना करना हो। जैसे गति करने का मतलब जैसे कोई लाइट जलने लगती है, बल्ब जलने लगती है, पंखा चलने लगता है, उसमें क्या होता है? धारा प्रवाहित हो रही होती तब चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ धारा नहीं प्रवाहित हो रही, यहाँ पे आवेश रुका हुआ होगा। ठीक है, इसमें जो हमें पढ़ना है पहले पार्ट में, यहाँ पे क्या होगा? धारा रुकी हुई होगी और हमको फिर पढ़ना है। जैसे कि बैटरी में देखो धारा रुकी हुई होती है, कैपेसिटर लगा होता है उसमें धारा रुकी हुई होती है, और गॉस के प्रमेय के माध्यम से भी कुछ चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में गतिज वैद्युतिकी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर वैद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? स्थिर वैद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, तो अब इसी चैप्टर में हम आगे के क्रम में और चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि वैद्युत आवेश। जो पहली हेडिंग आती है इस चैप्टर में वो क्या आती है हमारी? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो वैद्युत आवेश होता क्या है? तो जैसे दो पदार्थ होते हैं और दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है? उन वस्तुओं में एक गुण आ जाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का। क्या होता है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं, तो क्या होता है? कंघी क्या करती है? छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं, तो दोनों वस्तुओं में क्या हो जाता है? आवेश आ जाता है, यानी दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह किसी दूसरे आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, या फिर किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का गुण है जो क्या करता है? किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित प्रतिकर्षित करने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे चुंबक होता है, तो दो चुंबक क्या करते हैं? एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित, मतलब या तो अपनी ओर खींचेंगे या फिर धक्का देंगे, रिपल करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है कि मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो आवेश क्या होता है? तो किसी पदार्थ का ये गुण है जो क्या करता है? किन्हीं दो वस्तु मतलब किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इसको हम करते क्या है बेटा? इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। कक्षा 10 में भी हमने वैद्युत आवेश के बारे में थोड़ा बड़ा पढ़ा था, तो वही चीज है कि इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है? NE। मतलब N का मतलब होता है संख्या और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल को, एक इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे। इसका जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या होता है? फैराडे। हाँ, आप लोग चाहें तो इन सभी चीज़ों की नोट्स बना सकते हैं, वीडियो पुश करके नोट्स बना लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए और आगे। और एक मात्रक फैराडे हो गया, तो दूसरा सबसे जो प्रसिद्ध मात्रक है, सब लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका एक मात्रक और है, कौन सा? कूलाम। एक है फैराडे और दूसरा कूलाम है, एक है एसीओ। बहुत सारे मात्रक है लेकिन हम ज़्यादा नहीं, बस दो मात्रक समझेंगे, एक कूलाम और एक सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। और ये कूलाम जो हमको इस पूरे फिजिक्स में पढ़नी है क्लास 12th की, यही बार बार कूलाम मिलेगा, जहाँ आवेश आएगा वहाँ हमको इसका मात्रक कूलाम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो
इसके बाद अगली हेडिंग जो हमको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, आवेशन की विधियां। क्या पढ़नी है, आवेशन की विधियां पढ़नी है हमको। क्या, आवेशन की विधियां। तो जो बेटा जो आवेशन की विधियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती है। आवेशन की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो सबसे पहला जो विधि है वो पहली विधि क्या है, नंबर पहली वो है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, देखो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि जब दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है। जब दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, दो पदार्थों को क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा। इस तरह से जानते हो, एक पदार्थ ये एक पदार्थ ये, दोनों को क्या करें हम आपस में घर्षण करें या फिर रगड़े, तो क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो एक वस्तु से जब निकलेंगे और दूसरे पर चले जाएंगे तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और पहले वाले पर कम हो जाएंगे। समझ में आई बात, नहीं आई, देखो फिर से। जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस वाले पे जाएंगे। अभी दोनों पे बराबर थे, अब इससे निकल करके इस पे आ गए तो इस पे ज्यादा हो गए, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पे कौन ज्यादा हुआ, प्रोटॉन। इस पे कौन ज्यादा हुआ, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब धन आवेश, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश। अर्थात अब दोनों वस्तुएं कैसी हो गई, आवेशित हो गई। तो पहली जो विधि है वो कौन सी है, घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें हमको लिखना है कि जब दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है। तो दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जब दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है। और नंबर सेकंड जो आता है दूसरा वाला, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक क्षण है जिस पर कोई मान लो प्लस का आवेश है, कैसा आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश है। अब इसके पास में हम एक कोई दूसरी वस्तु रखते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब ये आवेशहीन, ऐसा है आवेश रहित या आवेशहीन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये वस्तु कैसी है, आवेश रहित या फिर आवेशहीन। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वे दोनों क्या हैं, बराबर। इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए ये आवेशहीन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर दिए, निरस्त कर दिए, इसलिए उनका आवेश इसका आवेश कितना हो गया, 0। और इस पे सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें कितना, इसलिए एक ऐसी वस्तु है धनावेशित हो गई। ठीक है। अब क्या होगा, आवेशन मतलब चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई गर्म सरिया हो, उसको एक साइड में अगर आग में लगा दिया जाए तो उसमें ऊष्मा क्या होता है, विकिरण के रूप में उसमें धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगती है ना। तो मतलब गर्म कहीं और हो रहा, मतलब उसको आग में कहीं और लगाते हैं और गर्म कहीं और होता है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उसी तरह से आवेश होता है। जैसे ये धन आवेश है, इसको क्या किया जाए, इसके संपर्क में लाया जाए, इसके संपर्क में लाया जाए तो इससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे चले जाएंगे और कुछ इससे धनायन निकल करके इस पे आ जाएंगे। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके उस पे चले जाएंगे और उससे कुछ धनायन निकल करके इस पे आ जाएंगे। कैसे, तो क्या हो जाएगा, तो भैया इससे क्या हो जाएगा, इससे इसका मतलब क्या है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित या किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, तो आवेशित चालक से आवेश निकल करके अनावेशित चालक पर चले जाते हैं और दोनों चालकों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। अनावेशित चालक से मतलब आवेशित चालक से आवेश निकल करके कहाँ जाता है, अनावेशित चालक पर चला जाता है और दोनों चालकों पर आवेश कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। एक बार फिर से सुन लो, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, यानी इसके संपर्क में लाया जाएगा, तो क्या होगा, आवेशित चालक से आवेश निकल करके कहाँ आएंगे, अनावेशित चालक पर आ जाएंगे
और अनावेशित चालक से कुछ कहाँ चले जाएंगे, इसमें भी कुछ मतलब आवेश निकल कर कहाँ चले जाएंगे, आवेशित चालक पर, और दोनों चालकों पर आवेश कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे क्या हो कि जैसे तुमको बताएं, जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे 2 गिलास है, एक गिलास में पानी भरा हो और दूसरा गिलास खाली हो। अब हम इसको क्या करें भैया, इसको हम इसी तरह से एक पाइप के द्वारा जोड़ दें तो क्या होगा, इससे पानी आएगा गट 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 गट, और क्या होगा, दोनों में पानी की मात्रा कैसी हो जाएगी, बराबर। अब इससे इसका तल थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो दोनों में पानी कैसा हो जाएगा, बराबर। उसी तरह से एक खाली है, इसमें आवेश नहीं है, और दूसरे पे क्या है, आवेश है, तो अब इससे आवेश इसमें आएगा और इसमें से कुछ जो और दूसरे चार्ज होंगे वो इसमें चले जाएंगे, और दोनों पे आवेश की मात्रा कैसी हो जाएगी, बराबर। इसी घटना को क्या कहा जाता है, चालन द्वारा आवेशन। तीसरी घटना क्या है, तीसरी घटना हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, और बहुत ही जरूरी घटना है, क्योंकि ये घटना हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह होता है, तो ट्रांसफार्मर वगैरह देख करके क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये होते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर देखने पर हम लोगों को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ तेल दिखता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से यहाँ से वहाँ करंट चला जाता है। तो ये यही घटना है, समझते हैं, इसी के द्वारा घटती है। तो कैसे होती है समझते हैं। तीसरी घटना होती है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन ये कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। प्रेरण द्वारा आवेशन, देखो इसमें क्या है, एक कोई आवेशित पदार्थ है, मान लो इस पे कैसा आवेश है, धन आवेश है, पहले समझ लीजिएगा फिर देखते हैं। एक आवेशित पदार्थ है, कैसा है, धन आवेश है, और दूसरा ये पदार्थ है अनावेशित। इस पे वही समान पूरी चीजें हैं, कैसी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर, इसलिए अनावेशित। अब क्या होगा, जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित पदार्थ के समीप लाया जाता है, मतलब टच नहीं होना चाहिए, टच ना होने पाए, पास में रहे, टच ना होने पाए लेकिन बिल्कुल पास में रहे। तो जब किसी अनावेशित पदार्थ को या फिर किसी आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित पदार्थ के समीप लाया जाता है, क्या किया जाता है, किसी अनावेशित पदार्थ को किसी आवेशित पदार्थ के समीप लाया जाता है, तब अनावेशित पदार्थ के पास का सिरा, ध्यान से समझना, अनावेशित पदार्थ के पास का सिरा विपरीत प्रकार के आवेश से, जैसे ये धन आवेश है तो इसके पास वाला सिरा कैसा हो जाएगा, ऋणावेश। इसके पास वाला सिरा विपरीत प्रकार का आवेश, इसका क्या हो गया, धन का विपरीत ऋण। तो अनावेशित पदार्थ को, मतलब जब किसी अनावेशित पदार्थ के पास कोई आवेशित पदार्थ लाया जाता है तो क्या होता है, अनावेशित पदार्थ के पास वाला सिरा विपरीत प्रकार के आवेश से तथा दूर वाला सिरा समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार, जैसे ये है, ये क्या है, ये कैसा है, ये है धनावेशित, ये कैसा है, धनावेशित। तो यहाँ पे जब ऐसे कोई आवेश रहित वस्तु इसके पास लाएंगे तो ये पास में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, यानी पास में बुला लेगा, और जो प्रोटॉन होंगे उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी दूर भेज देगा। तो यानी कि जो अनावेशित वस्तु है उसके पास वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, और जो दूर वाला हिस्सा वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित। यही घटना क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं कि जब किसी अनावेशित वस्तु के समीप कोई आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के पास वाला सिरा विपरीत प्रकार के आवेश से तथा दूर वाला सिरा समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, लिख लीजिए का नियम क्या है, कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्लास 12 की सबसे पहली टॉपिक मानी जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से डेरिवेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, दो सूक्ष्म आवेशों को लिया, मतलब एक सूक्ष्म आवेश ऐसे मान लिया उन्होंने, दो आवेश मान लिया Q1 Q2। ठीक है, दो आवेश उन्होंने कैसे माना, Q1 Q2। आप लोगों को आवेश की प्रकृति पता होगी, आवेश की प्रकृति क्या है, जैसे धन धन, ऋण ऋण, ऋण धन, धन ऋण। आप एक चीज जानते हैं कि धन धन मतलब प्लस प्लस आवेश, जैसे फेस वाला जो होता है वही प्लस प्लस आवेश, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, प्रतिकर्षण। और ऋण ऋण मिल जाए तो भी क्या होगा,
प्रतिकर्षण, ऋण ऋण मिल जाए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जैसे मान लो कि धन और ऋण मिल जाए या ऋण और धन मिल जाए तो उनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण होने लगता है बच्चा, क्या होता है, आकर्षण, क्या होता है, आकर्षण। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे क्या होता है कि हम चुंबक ले लें, चुंबक क्या होता है, जब चुंबक के नॉर्थ पोल दोनों क्या हो, मान लो ये नॉर्थ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल, दोनों चुंबक, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, तो हम क्या करेंगे, जब नॉर्थ को पास में लाएंगे तो देखो कभी कभी तो चुंबक क्या करता है, एकदम हम चिपकाने की कोशिश करते हैं लेकिन चिपकता नहीं है, दूर फेंक देता है। तो उसी तरह से जब सेम प्रकार के आवेश, यानी जब सेम प्रकार के पोल, जैसे नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से आकर्षित नहीं करेंगे, ये प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार जब आवेश बिल्कुल समान होता है, कैसे, जैसे ये भी धन आवेश से आवेशित है, ये भी धन आवेश से आवेशित है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। उसी तरह से अगर दोनों विपरीत, मतलब दोनों ऋणावेशित हैं, समान है, दोनों ऋणावेशित है, अभी तक कैसे थे, धनावेशित, अब क्या है, ऋणावेशित, मतलब ये भी ऋणावेश से आवेशित है, ये भी ऋणावेश से आवेशित है। इसको क्या करेंगे, जब पास लाएंगे तो भी ये क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, आकर्षित नहीं करेगी, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये धन हो और ये ऋण हो, ये धन है और ये ऋण है, मतलब ये धनावेश से आवेशित है, ये ऋणावेश से, अब दोनों को क्या करेंगे, दूर रखेंगे, तब भी दूर से क्या करेंगे, आकर्षित कर लेगी। और अगर ये ऋण हो ये धन हो, या फिर ये ऋण हो ये धन हो, तो भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित। अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो कूलाम ने क्या किया, दो आवेश ले लिए, जिन आवेशों को क्या मान लिया, उन्होंने कहा चाहे ये समान हो चाहे विपरीत हो, तो अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो उन्होंने एक चीज ये मतलब पता लगाया कि इन आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, मतलब कितने बल से आकर्षित करेंगे, कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे। अगर कुछ फोर्स होगा ना जो इसे प्रतिकर्षित करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे, तो ये बल उन्होंने ज्ञात किया। तो कैसे ज्ञात किया, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जैसे दो स्थिर आवेश हैं, क्या है, दो समान या विपरीत प्रकार के स्थिर आवेश, दो समान या विपरीत प्रकार के स्थिर आवेश हैं, ये दोनों आवेश हैं, ठीक है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, ठीक है। फिर से तो क्या है, दो आवेश हैं, तो तो उन्होंने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के मध्य क्या करेगा, कोई बल कार्य करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो उन्होंने बताया दो समान या विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अरे समान होंगे तो आकर्षित करेंगे, विपरीत होंगे तो मतलब समान होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत होंगे तो आकर्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि दो समान आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया उन्होंने, दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी Q1 गुणे Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब Q1 Q2 यानी एक ही रेखा में, मतलब समानुपाती जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो दोनों आवेश हैं अगर उनके बीच की दूरी क्या मान ली जाए, r में मान ली जाए, तो उन्होंने कहा कि जो दोनों आवेश हैं इन क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, उन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो दोनों के बीच में बल लगेगा, दोनों आवेशों के बीच, वो कितना लगेगा, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल, बीच की दूरी कितनी है, r स्क्वायर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, समानुपाती माने सीधा और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा,
तो कूलाम का नियम अगर हम लोग ऐसे परिभाषा तो लिखनी ही पड़ेगी, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लीजिए आप लोग। फिर आगे देखिए, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से f का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल q1 q2 बटा में, यहाँ पे कितना है 1/r², इंटू का 1/r² लिख दे तो 1 से एक ही होगा, बटे r², ये उतर जाएगा। तो इतना हो गया। अगर हम यहाँ से क्या करें, प्रोपोर्शनल हटा दें तो क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो यह बराबर एक, ये के मान लो क्या है, नियतांक है, के q1 q2 अपान में r²। अच्छा ये क्या के है, क्या इसके का मान कितना होता है, तो भैया इसके का मान होता है, के बराबर होता है बेटा 1/4πε0, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹। कितना मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये किसका मान है, के का। तो इसकी जगह, इसके की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी के की जगह लिख सकते हैं f बराबर 1/4πε0 × q1 q2 बटा में r²। ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, अब यदि क्या मान लिया जाए, आगे इसको मिटा दें। देखो अब यदि हम ये मान लें कि यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम का मतलब वायु या निर्वात को छोड़ करके, वायु या निर्वात को छोड़ करके ये आवेश कहाँ रखे हों, किसी अन्य माध्यम में रखे हों, तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा f बराबर 1/4πε0 × k। ये क्या है, ये क्या है, परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, इंटू q1 q2 अपान में r², इंटू q1 q2 अपान में r²। तो ये बन गया भैया कूलाम के नियम का समीकरण। और अगर ये वायु में रखा, वायु या निर्वात में होगा तो उसके लिए के का मान कितना हो जाएगा, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1। के बराबर कितना होता है 1। वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। ठीक, अच्छा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसको तो हम भूल गए। तो मात्रक या क्या होता है, ये F बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, तो अब ε0 का मान कैसे निकलेगा, तो F बराबर कितना दिया गया है, मतलब दिया क्या गया है, मतलब कूलाम ने क्या बताया, 1/4πε0 × q1 q2 बटा r²। ठीक है, करना क्या है, इसको उधर भेजो, इसको मत भेजो, सिर्फ अब ε0 को भेजो। तो अब ε0 इधर आ जाएगा, तो f को इधर बुला लो बटा में, तो कितना हो गया 1/4π × f × q1 q2 बटा r² इंटू r बटा में कितना r²। चलिए इनका अब ε0 का मात्रक देख ले, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ε0 की विमा, मात्रक, मान, ये सब चीजें बहुत पूछता है एक नंबर का। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो अब ε0 बराबर मात्रक 4π, भैया 4 का मात्रक होता नहीं है, q1 ये दोनों आवेश हैं, तो दो आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो कूलाम का स्क्वायर बेटा बल का मात्रक न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन गुणे आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर²। क्या हो जाएगा, मीटर²। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं भैया, ε0 का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर। क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर²। ये क्या हो गया, अब ε0 का क्या मात्रक, क्या हो जाएगा, ε0 का मात्रक। चलिए
इसी समय इसकी क्या निकाल ली जाए, विमा। क्या निकालेंगे हम, विमा। चलो विमा निकालो भाई, आराम से विमा निकालो। विमा बराबर, अच्छा एक बात बताओ, कूलाम की विमा मतलब आवेश की विमा क्या होती है, AT। क्या होती है, AT। अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर बटा में न्यूटन की विमा क्या होती है भैया, मतलब बल की, MLT इनवर्स 2। ये किसकी विमा है, किसकी है, न्यूटन यानी बल की। और क्या है, मीटर। मीटर लंबाई, लंबाई को कैसे नापते हैं, L में लिखेंगे, साथ साथ में L स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो अब क्या करना है, देखो A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर एक लाइन में एक बार और उतार लो, अच्छा मत उतारो, A स्क्वायर है, A स्क्वायर लिखो। क्या करो, इस m को देखो, यहाँ है कोई m नहीं है, ऊपर है नहीं है, इस m को जब ऊपर भेजेंगे यहाँ पावर a के ऊपर चली जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, अर्थात m की पावर कितना, माइनस का 1। आगे देखो यहाँ t है, ऊपर भी t है, यहाँ t की पावर कितनी है, माइनस की 2, ऊपर चली जाएगी पावर चेंज, मतलब क्या हो जाएगी, प्लस में। तो कितना, 2 2 4, मतलब t की पावर कितनी, 4, और बचा क्या, l की पावर यहाँ प्लस में है, अगर इसको ऊपर भेजें तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, अर्थात L की पावर -2। यानी विमा क्या हो गई भैया एप्सिलॉन 0 की, तो m इसको A स्क्वायर m इनवर्स T की पावर 4 L इनवर्स, ये हो गई क्या, इसका किसकी, ये हो गई विमा किसकी, एप्सिलॉन 0 की। ठीक है, तो ये हो गया भैया विमा। विमा मात्रक और एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और विमा कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर m इनवर्स T की पावर 4 L इनवर्स 2। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अगली हेडिंग पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा, आवेश का क्वांटीकरण। क्या चीज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आवेश का क्वांटीकरण होता है कि एक बात हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है। इलेक्ट्रॉन क्या है, अविभाज्य है, हम जानते हैं ना। अच्छा, इसको हम क्वार्टज के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर हस्तांतरण किया जाए तो वो पूर्ण संख्या के रूप में ही हो सकता है, मतलब हम किसी भी चीज़ में आधा इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते, पूरा ही भेज सकते हैं, कि हम आधा काट करके भेजते, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं। तो हम यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो किसी वस्तु में, समझो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब किसी दूसरी वस्तु में जब भेजा जाए, तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्याओं के रूप में हो सकता है। किसके रूप में, पूर्ण संख्याओं के रूप में हो सकता है, और इसी को क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, किसी दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण संख्याओं के रूप में हो सकता है, इसी को क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, लिख लो। जैसे कि कैसे भेजा जा सकता है, जैसे अगर हमको भेजना हो तो क्यों कितना भेज सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे भैया 1/2 इलेक्ट्रॉन, नो, पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं, यही चीज क्या कहलाती है, आवेश का क्वांटीकरण। हेडिंग, अगली हेडिंग हमको क्या पढ़ना है, आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ना है, आवेश संरक्षण का नियम। अच्छा, ये क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों को एक बात तो भली भांति ही पता होगी, वो बात ये है कि आप लोग बचपन में क्या, बचपन से ही एक बात सब लोग ऊर्जा की संरक्षण का नियम पढ़ते आए हो कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती, ना नष्ट की जा सकती। 6-7 से खूब रटवाया जाता है तुम लोगों की ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती। पढ़े हो ना, जम के पढ़े हो, आई होप कि सब लोग पढ़े होंगे। अच्छा, नहीं पढ़े हो तो फिर से याद कर लो, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखो, हम लोग जब क्या करते हैं, बिजली घर में सब लोग बल्ब जलाते हो, जब बल्ब जलाते हो तो क्या कहते हैं कि मतलब विद्युत ऊर्जा क्या हो रही, खत्म हो रही, खत्म नहीं होती, वो बदल जाती है। देखो, प्रकाश ऊर्जा मिलती है, हम बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा मिल गई, है ना। और क्या करते हैं, हीटर जलाते हैं और पंखा चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा मिली हमको, जब हीटर जलाएंगे तो कौन सी ऊर्जा मिल गई हमको, ऊष्मीय ऊर्जा मिली।
है ना, बल्ब जलाए, प्रकाश ऊर्जा, बल्ब से ऊष्मा निकलती उसमें ऊर्जा, मतलब किसी न किसी तरह से उसका रूपांतरण हो सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं, पच जाता है, फिर हमको एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिली ना, मतलब खाना भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ, रूपांतरण हो गया, मतलब वो नष्ट नहीं हो सकता, उसके रूप को बदला जा सकता है। तो अब इसका संरक्षण का नियम क्या है, इसको समझो। सेम परिभाषा, सिर्फ ऊर्जा की जगह पे आवेश, मतलब आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही घटना क्या कहलाती है, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या कहलाती है, आवेश संरक्षण का नियम। चलिए अगली हेडिंग पढ़ते हैं, आवेश सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण, क्या पढ़ना है, आवेश का सतत वितरण। क्या पढ़ना है हमको, आवेश का सतत वितरण। तो आवेश का सतत वितरण क्या कहलाता है, क्या होता है आवेश का सतत वितरण। तो आवेश के सतत वितरण का मतलब होता है कि जब आवेश, जैसे मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो आवेश इस मार्कर पर क्या हो, पूरी तरह से समान रूप से हर जगह यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से क्या हो, फैल जाए। मतलब जब आवेश किसी पृष्ठ पर या किसी वस्तु में समान रूप से फैल जाए तो उसे क्या कहा जाता है कि आवेश सतत रूप से फैल गया, तो उसी को कहा जाता है आवेश का सतत रूप से वितरण हो गया। ठीक है, तो आवेश का सतत वितरण हम किसको कहते हैं, जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आवेश का सतत वितरण। क्या कहा जाता है, आवेश का सतत वितरण। फिर से समझो, आवेश का सतत वितरण किसको कहते हैं, जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो नंबर पहला रेखीय आवेश वितरण। कौन सा है, रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है, तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश, जैसे रेखा है तो क्या हो, इसी रेखा के अनुदिश समान रूप से फैल जाए। कोई भी रेखा हो, इसकी एक लाइन मान लो, एक कोई रेखा मान लो, तो इस रेखा पर, या जैसे मान लो एक ईंट होता है तो ईंट के बिल्कुल कोर पर, ठीक है, कोई तार है तो उसके कोर पर, कोई भी चीज़ ले लो, पुस्तक है, पुस्तक ले लिए तो पुस्तक के कहाँ पे, एक कोर पे जब आवेश समान रूप से, सिर्फ कोर का मतलब एक किनारे पे से बिल्कुल नोक वाला किनारा, समझ रहे हैं ना, तो एक रेखा में होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि क्या, रेखीय आवेश वितरण। तो जब आवेश किसी रेखा के या किसी लंबाई के अनुदिश, किसी लंबाई के अनुदिश एक रेखा, मतलब एक रेखा में वितरित हो समान रूप से। ठीक है, जब आवेश एक रेखा में किसी लंबाई के अनुदिश समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। देखते हैं तो फिर और आगे क्या है, तो रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण के बाद इसी में हमको क्या पढ़ना है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश क्या चीज, घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व तो क्या हो, जैसे एक लंबा तार है, तो जब आवेश क्या हो, जब आवेश किसी लंबाई के प्रति एकांक लंबाई के अनुदिश, प्रति एकांक लंबाई के अनुदिश वितरित हो। जैसे एक मान लो एक लंबी कोई छड़ी है, लंबी है, कोई लंबी रेखा है और इस पर प्लस क्यों आवेश है और समान रूप से फैला, ये एक लाइन है और इस लाइन के पर आवेश कैसा है, एक समान रूप से, जैसे ये कोर है, ये वाली, इस कोर पर क्या हो, आवेश समान रूप से फैला हो, इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। मतलब एक रेखा में, पूरे बोर्ड पर नहीं फैला है, सिर्फ एक रेखा में फैला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पे उपस्थित आवेश, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के परिमाण को, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित
आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? लैम्डा से। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लो कि एक चालक तार है, ठीक है, मान लिया क्या? ये एक चालक तार है। भाई सुंदर सुंदर मैं चित्र बनाता हूँ, हंसना मत। ये एक चालक तार है, ठीक है, और इस चालक तार पे क्या है भाई? प्लस आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश। कितना? प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, और इस चालक तार की लंबाई L है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? इसका फार्मूला हो जाएगा क्यू अपान में L। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान में L, ठीक है। यानी क्या है परिभाषा रेखीय आवेश घनत्व की? कि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई के प्रति एकांक क्षेत्रफल, लंबाई के प्रति एकांक किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरी परिभाषा, दूसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन, चलो आयतन आवेश वितरण पढ़ो। आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का होता है आयतन आवेश। अब आयतन तो तुम लोग समझते होंगे खूब अच्छे तरीके से, कक्षा 10 में आयतन पढ़े हो कि बाल्टी के अंदर जो पानी भरा हो या कितना पानी आवत, तो वही के अंदर जितना पानी आ जाए वही का आयतन कहा जाता है। मतलब किसी चीज के अंदर का भाग, मतलब अंदर जो चीज कितनी चीजें आ जाती उसी के परिमाण को क्या कहा जाता है? आयतन। तो सीधा सीधा भैया आयतन आवेश वितरण का हो जाएगा। तो जब आवेश क्या हो? किसी वस्तु में के आयतन में समान रूप से वितरित हो। जब आवेश क्या हो? किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के आयतन में समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? आयतन आवेश वितरण। फिर से, जब आवेश किसी पदार्थ के आयतन में समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहा जाता है? आयतन आवेश वितरण। हम मान लेते हैं क्या? अच्छा, ये तो होगा आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश घनत्व ये के साथ है। आयतन आवेश घनत्व का होता है। तो आवेश किसी पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित हो। जब आवेश किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित हो, ठीक है, तो उसी के परिमाण को, जो एकांक आयतन में जो उपस्थित आवेश होगा उसी के परिमाण को क्या कहा जाता है? आयतन आवेश घनत्व। यानी कि किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है? आयतन आवेश घनत्व। किसे कहा जाता है? किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है? आयतन आवेश घनत्व। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चा ऐसे, रो से। कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसको? रो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? रो से। अब मान लेते हैं कि इस पर जो उपस्थित आवेश है इसके आयतन में कितना है? प्लस क्यू है भैया। सब पर पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैला है। कितना है? प्लस क्यू। और जो इसका आयतन है वो आयतन कितना है? v है। आयतन कितना है? v। तो भैया इसका आयतन कितना हो जाएगा? क्यू अपान में, यानी कि आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? क्यू अपान में v हो जाएगा। अच्छा, इसका सॉरी मैंने इसके पहले वाले का मात्रक नहीं बताया। तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। और ये v माने आयतन। आयतन मतलब मीटर क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी इसका भैया मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। और क्या? क्यूब। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले वाले का मात्रक क्या पढ़े थे हम? रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण इसका लैम्डा से प्रदर्शित करते थे। तो लैम्डा बराबर क्या था? क्यू अपान में एल। क्यू का मात्रक आवेश, कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। मतलब क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर।
कितना हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। ये किसका मात्रक है, रेखीय आवेश वितरण का। अगर आपको विमा निकालनी है तो विमा भैया कूलाम की विमा AT, कूलाम की विमा AT बटा मीटर की विमा L, इसको ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा ATL इनवर्स, कितना हो जाएगा ATL इनवर्स। इसकी विमा निकालनी है तो वही क्या हो जाएगा AT बटा में कितना L की पावर 3, इसको ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा ATL इनवर्स 3। ठीक है, ये हो गई इसकी विमा। नेक्स्ट पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको मिटा दिया जाए। चलो नेक्स्ट क्या बचता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण का होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब समझो। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर, इस पर, ये इस पृष्ठ पर, जब आवेश क्या हो, किसी वस्तु के पृष्ठ पर उपस्थित हो, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो। जब आवेश किसी पृष्ठ पर क्या हो, समान रूप से वितरित हो, जैसे इस बोर्ड पे पूरे पे बस खाली ऊपर है, तो इसके पृष्ठ पर खाली आवेश फैला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो किसी, समझो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश वही चीज है जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कहे से प्रदर्शित करेंगे, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं बच्चा कहे से, सिग्मा से, कहे से सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। और मान लिया जाता है, क्या मान ले, मानो कि भैया ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर जो आवेश है इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैला है। आवेश कितना फैला है, प्लस क्यों है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो भैया फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। अच्छा, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा बेटा क्यू मतलब कूलाम, कूलाम का मात्रक, सॉरी क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और बटा में क्या है ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या, इसका मात्रक। चलो लगे हाथ, बीमा भी निकाल लिया जाए। तो बीमा क्या हो जाएगी, कूलाम की बीमा AT, कूलाम की बीमा AT बटा मीटर की बीमा L स्क्वायर। अच्छा, इनको ऊपर भेजो L महोदय को, तो AT तो अपनी जगह पे है, ये चले जाएंगे, पावर यहाँ प्लस में, ऊपर पहुँचते इनकी पावर माइनस में, ये हो जाएगी क्या, बीमा किसकी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की। ठीक है, समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।